नमस्ते। मैं डॉक्टर अर्चना परदेसी, एसोसिएट प्रोफेसर नौगढ़ महाविद्यालय परली। आज मैं आपके समक्ष अमिता उपन्यास का विश्लेषण प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यशपाल का यह दूसरा उपन्यास है जिसमें यशपाल ने अशोक की कलिंग पर विजय की कथा बताई है। अमिता उपन्यास में शोषण का विरोध तथा शोषितों पीड़ितों के लिए व्यक्त मानवता बड़े पैमाने पर दृष्टिगोचर होती है। राजकन्या अमिता कहती है, दूसरों से छीनना, दूसरों को डराना, दूसरों को मारना क्या वीरता है? वीरता दिखाना और पीड़ितों सर्वहारों की सुरक्षा करना, दोनों में होने वाला अंतर कितनी सहजता से यशपाल ने व्यक्त किया है। आधुनिक काल हो, प्राचीन काल हो, व्यक्ति की मनोधारणा वही रहती है, इस ओर उन्होंने संकेत किया है। यशपाल बालिका अमिता के मुख से समाज विज्ञान तथा सामाजिक परिवर्तन का मूलभूत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अमिता अपने कुत्ते की आड़ लेकर सहजता से बोलती है। अम्मा कहती है, किसी को कुछ मत छीनो, किसी को मत डराओ, किसी को मत मारो। इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए वह यूथप से कहती है, यह बहुत बुरा खेल है। हम तुम्हें बबरू की तरह यानी कुत्ते की तरह बांध कर दंड देंगे। इतना ही नहीं तो बबरू से कपोतों का छल होते देख अमिता वही अपने बोल दोहराती है। वहाँ कपोत शोषितों का प्रतिनिधित्व करता है। कपोत दुर्बल पक्षी शांति का दूत समझा जाता है। यशपाल की कुशलता इसमें है कि उन्होंने उसी का प्रतीक के नाते शोषण दर्शाने में उपयोग किया है। यूथप के गले में जंजीर बांधकर अमिता जब राजप्रसाद लाती है तब महारानी डांटकर कहती है, मनुष्य को क्या पशु की भांति बांधते हैं? महारानी के इन उद्गारों द्वारा पशु और मनुष्य में होने वाला मानवता का अंतर यशपाल ने व्यक्त किया है। शोषित उनके हमदर्दी का विषय हमेशा रहे हैं। नगर सेठ सौमित्र दासी हिता को रत्न जटित कंकण देता है। हिता मोहवश न हो इसलिए दासों का स्वभाव विशेष व्यवसायी बता देती है। राजप्रसाद के दास दासी बिकते नहीं। इसी स्वभाव की दासी हिता पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। उसकी पूछताछ होकर आचार्य उसे निर्दोष बताते हैं। शोषितों के प्रति यशपाल की मानवता आचार्य के इन शब्दों में अभिव्यक्त हुई है। वे कहते हैं, स्वामी भक्त दास सबसे बड़ा धन है। दास का अपना विरोधी स्वार्थ न होने से उसकी बुद्धि स्वामी का धन होती है। इनके शब्दों में यशपाल ने अपनी मानवता ही प्रकट की है। यशपाल अपने जीवन में ही मार्क्सवादी रहे। शोषक वर्ग या सामंती वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखता है। अमिता का प्रेमी मोद भी ऐसा ही एक दास दिखाकर अपनी यह विशेषता यशपाल ने अभिव्यक्त की है। मार्क्सवाद का सिद्धांत सभी में सामान्यतः उचित श्रम मूल्य तथा सभी के हितों अधिकारों की सुरक्षा आदि में सुस्पष्ट झलकती अमिता उपन्यास यशपाल से अनेक बार निम्नलिखित वाक्य दोहराते प्रस्तुत हुई है। किसी से कुछ मत छीनो, किसी को मत डराओ, किसी को मत मारो। इन्हीं उद्गारों का पुनरुद्धार महारानी अमिता करती है जो शोषण के विरोध में है। शोषितों के प्रति अमिता को हमदर्दी है तथा उपरोक्त वाक्यों की पुनरुक्ति उसने की है तो वह अहिंसा परमो धर्म यह बताने के लिए ही सम्राट अशोक से भी महारानी अमिता अपना राज सिंहासन देती है और कहती है, किसी से छीनना मत, किसी को डराना मत, किसी को मारना मत। तो स्वयं अशोक भी प्रतिज्ञा करते हैं। अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कलिंग की महारानी की भांति निश्चल प्रेम में संसार के हृदय को विजय करेगा। पूंजीवाद का यशपाल ने विरोध किया है, वह भी मानवता की दृष्टि से ही। नगर के साहूकार महाजन वर्ग की आड़ लेकर अपना धन सुरक्षित रखने के लिए विहार का आश्रय लेते हैं। जरूर इसमें उनका साहूकार महाजनों का सृष्टियों का स्वार्थ है, फिर भी महाअमात्य उससे सैन्य का काम चलाते हैं। उनका स्वार्थ देशहित के लिए यशपाल ने दिखाया है। आर्थिक समानता या विषमता का मूल वर्ग संघर्ष में उन्होंने माना है। अर्थनीति राजसत्ता की मूल बुनियाद मानने वाले महाअमात्य धन जरूरी मानते हैं, परंतु महारानी नंदा उनसे सहमत नहीं होती। उनके गढ़ के लिए जमीन संपादन करने के अभियान में वह शामिल नहीं होती कि किसी का स्थान और धरती छीनी नहीं जाएंगी। महारानी की दानशूरता पर प्रजा में उमड़ रही श्रद्धा देखी जाने पर महामात्य कहते हैं, यह राज्य धन का सदुपयोग है, क्योंकि महारानी के प्रति प्रजा की श्रद्धा ही मगध के आक्रमण का प्रतिरोध करने में सहायक होगी। वेदिकों का पशुओं की बलि चढ़ाने की रीति और बौद्ध जनों की अहिंसा, इन दोनों विचारधाराओं का राजनीतिक संदर्भ की पृष्ठभूमि पर मंडन और खंडन भी यशपाल ने किया है। जीव की हत्या पुरुषार्थ नहीं,
धर्म नहीं, स्वतंत्रता हर मनुष्य का अधिकार है, शोषण बुरी चीज है। व्यापार नीति पर समाज की अर्थनीति आधारित होती है। आदि बहुआयामी विचार प्रस्तुत कर यशपाल ने मानवता अभिव्यक्त की है। समाज विज्ञान से राजनीति पृथक नहीं होती। जो कथावस्तु राजनीतिक परिवर्तनों के साथ संबंध, जिसके विकास में राजनीति में होने वाले हर परिवर्तन या घटना के साथ साथ बदल हो जाते हैं, वह कथावस्तु राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई होती है। दिव्या की तरह अमिता उपन्यास की पृष्ठभूमि विविध रूप की है। इतिहासकालीन राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष और धार्मिक संघर्ष की पृष्ठभूमि पर लिखे गए अमिता उपन्यास अपना एक अलग अस्तित्व विशेष रखता है। अपने राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों में समान सूत्रों का अवलंब यशपाल ने किया है। बड़ी ही कुशलता से देशभक्ति की भावना, जन जागरण की उत्कटता और प्रजा के प्रति सत्ताधीशों की निष्ठा का चित्रण अमिता में किया है। आज के जमाने में होने वाली ये तीन भावनाएं प्राचीन काल में कितनी ज्वाजल्य थी, इसका प्रमाण मिल जाता है। यशपाल का वर्णित काल, पात्र, घटना, परिणाम आदि में अभिव्यक्त मानवता पाठकों के लिए अत्यंत संवेद होती है। आज के मनुष्य जीवन की झलक अमिता में मिलती है। अमिता उपन्यास में महारानी नंदा अपनी प्रजा के प्रति मातृभाव से कर्तव्य निभाती है। वह आदेश देती है कि प्रजा को आस ना हो, प्रजा का निवास छीना न जाए। प्रजा के प्रति उसकी निष्ठा उसका हर सैनिक जानता है। कथावस्तु, काल निर्धारण, पात्रों का चयन, भाषा की अवधारणा वे ऐसी कुशलता से करते हैं कि पाठक के सामने उनकी मानवता सिद्धांतों के रूप में प्रकट होती है। वाद प्रतिवाद की घटना का आयोजन कर दोनों पक्षों का सहजतापूर्वक समर्थन कर यशपाल ने देश की उन्नतावस्था की चाह प्रकट की है। वासल पद्मज को कहता है कि जिस राजा में सामर्थ्य है वह राज्य का विस्तार करेगा ही। निर्बल को सबल का स्वत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। अवसर उपलब्ध होने पर महारानी नंदा कहती है, हमें नए प्रासाद और दुर्ग की आवश्यकता नहीं है। राज्य और प्रजा की रक्षा अन्याय से नहीं हो सकती। महामती आचार्य रानी से कहते हैं, आत्मरक्षा के युद्ध के समय उचित दुर्ग ही राजा की शक्ति होती है। मगध सम्राट अशोक के संभाव्य आक्रमण का धोखा अमात्य बताते हैं, परंतु महारानी अचल है। वह कहती है, अमात्य, आप दुर्ग बनाना चाहते हैं तो राज्य में भूमि की कमी नहीं। रिक्त जगह का निर्देश कर महारानी आगे कहती है, बसा हुआ स्थान उजाड़ने की अथवा किसी के घर द्वार छीनने की अनुमति हम नहीं दे सकते। अमात्य इस प्रयत्न में है कि राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए, परंतु महारानी नंदा अहिंसा भावना से अभिभूत होकर मानवता भरे स्वरों में अपना मंतव्य दोहराती है कि किसी से कुछ छीना नहीं जाएगा। श्रमणों और अरहतों के ध्यान चिंतन में विघ्न नहीं डाला जाता। महामात्य कलिंग के राजवंश के पुराने सेवक हैं। उन्होंने मृत सम्राट को वचन दिया था कि वे कलिंग राज्य की और कलिंग के राजवंश की सुरक्षा करेंगे। इसलिए वे उत्तर दिशा में अशोक को ससैन्य रोकने के लिए दुर्ग की आवश्यकता बताते हैं। यशपाल ने उनकी देशभक्ति और जनों के प्रति निष्ठा का अत्यंत उदात्त रूप में चित्रण किया है। वे कहते हैं, सेवक और राज्य परिषद ने महाराज के अंतिम समय उनके सम्मुख कलिंग राज्य और कलिंग के राजवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। सेवक का वह प्रतिज्ञा पूर्ण करने बाध्य है। कलिंग की मर्यादा की रक्षा सेवक का धर्म है। ऐसा होकर भी महामात्य के युद्ध के निर्णय का विचार स्थविर पसंद करते हैं। जनसमूह भ्रम में रहेगा तो कोई धर्म का पालन क्यों करेगा। महास्थविर भी भिक्षुओं को सैनिक बताने जाने वाली क्रिया का विरोध करते हैं। राजा भी भिक्षुओं को सैनिक राजा यानी पर्याय से महारानी को अपराधी ठहराते हैं। वे कहते हैं, भिक्षुवेश और धर्म का निरादर होने से राजा अपराधी होता है। उसके विरोध में हिंसा को मनाही देकर महारानी मुनादी लगवा देती है। राजपुरुष प्रजा से बलात् सैनिक सेवा नहीं देकर महारानी बलात् सैनिक सेवा नहीं लेंगे। धन संचय और हिंसा के विपरीत व्यवहार राजद्वार से दंडित होगा। राज्य की सुरक्षा को लेकर महामात्य महारानी नंदा से कहते हैं, राज्य किसी व्यक्ति का नहीं, न किसी व्यक्ति में होता है। राज्य तो देश और प्रजा है।
अमात्य महारानी नंदा से कहते हैं, राजमाता प्रजा का कल्याण चाहती है। पाप पुण्य और हिंसा अहिंसा किसी व्यक्ति के हट और अहंकार पर निर्भर नहीं रहती। उसका निश्चय प्रजा और राज्य के कल्याण के बहुजनों का विश्वास और हित करना है। जनगण की इच्छा के विरुद्ध उन्हें निर्वाण के लिए विवश करना भी उनकी हिंसा करना है। बहुजन का हित और संतोष ही पुण्य और बहुजन का अहित और कष्ट ही पाप है। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद यशपाल मानते थे। मानवता से ससंवेद घटनाक्रम का आयोजन तथा उनको सुलझाना यशपाल ने कुशलता से चित्रित किया है। मानवता की सर्वोत्तम संवेदना नारी में मातृत्व की भावना होती है। इसी को प्रजा के प्रति व्यक्त करती महारानी कहती है, महारानी प्रजा की माता है, वे प्रजा का उचित पालन करेंगी। महारानी नंदा मौन धारण करने शीर्ष दुर्ग गई है और दासी हिता महारानी अमिता को लेकर राजपथ से जा रही है। महारानी का आदेश वह हमेशा दोहराती है। वह बालकों से पुकारती है कि हम किसी से छीनते नहीं, किसी को डराते नहीं, किसी को मारते नहीं। हमसे भय क्यों करते हो? प्रजा के प्रति इतनी छोटी उम्र में भी निष्ठा, विश्वास, कर्तव्य की भावना महारानी अमिता के स्वभाव में चित्रित कर यशपाल से मानवता ही अभिव्यक्त हुई है। जन जागरण के समय की मांग समझकर हर किसी नागरिक को देश की सुरक्षा के लिए आवाहित किया जा रहा है। इसी का एक भाग था जो ऋणी और दास स्वेच्छा से शस्त्र धारण कर सैनिक बने, वह ऋण और दासत्व से मुक्त हो। उस जमाने में दासों का क्रय विक्रय यह प्रथाएं थी, परंतु सर्वाधिक देश सेवा भी इसीलिए तो सामाजिक रूढ़ी प्रथाओं के प्रति विरुद्ध दासों को स्वतंत्रता दी जाने की मुनादी महारानी के आदेश के रूप में दी जाती है। घटना है, महारानी अमिता के नगर विहार का राजनीतिक कुशल अमात्य इस पर नाराज है। राजनीति के कई नियम कठोर होते हैं। वे सामंत प्रताप के साथ परामर्श कर कहते हैं, देवता और राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ सौभाग्य है। प्रजा ऐसे दर्शन का भार नित्य नहीं संभाल सकती। ऐसा अवसर प्रजा के लिए नित्य आने से प्रजा की दृष्टि से उसका महत्व तथा प्रतीक्षा न रहेंगी। अमात्य की राजनीति कुशलता का प्रमाण ये उनके उद्गार है। तो और एक जगह पर भी उनके उद्गार राजनिष्ठा के निर्दर्शक है। नगरपाल की भेंटवार्ता के समय वे कहते हैं, राज्य शक्ति कर्तव्य है। स्वयं अमिता भी राजेश्वरी के कर्तव्य नहीं भूलती। वह गृहस्थ से पूछती है, प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? प्रजा की कोई प्रार्थना है? ऐसी प्रजाहित दक्षा महारानी के राज्य का हर सेवक देश की भक्ति भावना से पूरित है। प्रसंग है युद्ध के आरंभ का। कलिंग के सेनापति युद्ध में घायल हुए हैं। उनके प्रति शरण आने का तथा अभयदान देने का प्रस्ताव मगध सम्राट अशोक का सेनापति करता है। तब कलिंग के सेनापति कहते हैं, कलिंग के सेनापति ने पराजय स्वीकार नहीं किया है, वह रणक्षेत्र में घायल हुआ है। कलिंग की प्रजा का सिर आतताई के सम्मुख नहीं झुक सकता। कलिंग के महामात्य भी इसी राज्य और राजनिष्ठा से सोचते हैं। कलिंग के राजवंश के बीच की रक्षा की जाए। जब तक राजा जीवित है, राज्य का अंत नहीं होता। जब तक पराजय स्वीकार न की जाए, स्वतंत्रता का अधिकार बना रहता है। जब तक कलिंग का एक भी सैनिक जीवित है, कलिंग पराजय स्वीकार नहीं करेगा। इतना सब कुछ होने पर भी सम्राट अशोक कलिंग के आक्रमण में विजयी होता है, राजमहल की ओर आता है। इतनी छोटी उम्र वाली राजरानी अमिता उसे प्रतिवाद में अवाक कर देती है। अमिता कहती है, हम प्रजा की माता है, हमारा आदेश है, तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांध कर लाए। राज्य शकट चलाने का दायित्व किसी से कुछ छीनने वाला, सबको डराने वाला अशोक दंडनीय है। यह भावना और छोटी उम्र में भी प्रजा के प्रति मातृत्व की महान भावना से प्रेरित अमिता का चरित्र चित्रण यहाँ से स्थान पर अत्युच्च हो जाता है। प्रखर देशभक्ति, प्रजा के प्रति निष्ठा तथा कर्तव्य पालन और जन जागरण की उत्कटता का चित्रण यशपाल ने बड़ी समर्थता से किया है। वैदिकों का कर्मकांड और बौद्धों का अहिंसा पालन, अपरिग्रह का संघर्ष दिखाकर उन्होंने अहिंसा और शांति का समर्थन ही किया है। कथोपकथन, संवाद, घटनाओं का आयोजन, पात्रों का नियोजन, तत्कालीन सामाजिक रस्मों रिवाज, स्वार्थमय राजनीतिक दावपेच आदि का चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। ऐतिहासिक सत्य घटना मात्र एक है, वह है सम्राट पश्चात बौद्ध धर्म का स्वीकार
प्रचार प्रसार, बुद्ध की अहिंसा, अपरिग्रह, अष्टांग मार्गों का अशोक ने किया प्रचार, स्तूप शिलालेखों द्वारा प्रजा को दिया हुआ विश्वास। यशपाल ने ही कहा है कि कथावस्तु की एक घटना मात्र इतिहास है, शेष सारी कल्पना है। इस कल्पना चित्र में यशपाल ने शांति तथा सुरक्षा के रंग इतने गहरे भर दिए हैं कि सर्वभूतेषु समानत्व में निहित मानवता अमिता में सुस्पष्ट झलकती है।